Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching ProTax अड्डा। दोस्तों आज की क्लास नंबर 13 में हम करने के लिए जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, हमने क्लास नंबर 12 तक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और अब हम मूव ऑन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैप्टर नंबर 1 देख लेना सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज हमें करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए जानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। देखिए इस चैप्टर को करने के पीछे के रीजंस को जानो कि आखिर सीबीडीटी ने ये चैप्टर ही क्यों बनाया और ऊपर से हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया हमारे इनकम टैक्स के सिलेबस के अंदर। देखिए बात ये होती है कि इनकम टैक्स में ना बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर हैं। डिस्काउंट ऑफर का मतलब होता है एग्जाम्पशन। इनकम टैक्स में बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं और उन एग्जाम्पशंस को क्लेम करने के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट आपको कई सारी एग्जाम्पशंस देना चाहती है और इन एग्जाम्पशंस को देने के लिए उनको क्या देखना पड़ेगा, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट होंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर ज़्यादा दिए जाएंगे और यदि आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट होंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर शायद उतने ना दिए जाएं, कुछ सिलेक्टिव ही दिए जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के लिए सरकार ने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर निकाले हुए, कुछ एग्जाम्पशंस स्पेसिफाइड किए हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में याद करो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट को पाने के लिए इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता तो उसको रिबेट 87A की नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि वो रेजिडेंट था भारत का तो इस वजह से उसे क्या मिल गया था, रिबेट 87A का डिस्काउंट ऑफर मिल गया था। न्यू टैक्स रेजिम में आपको बताइए एक्चुअल टैक्स 25,000 विच एवर इज लोअर, और जो ओल्ड टैक्स रेजिम थे उसके अंदर कितना था, एक्चुअल टैक्स और रुपीज 15,000। बताओ आपको बात समझ आ रही है ना। तो हमारे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट हम ये जान पाएँ कि हमें एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नंबर 2, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट बनाएंगे ना तो आप विदेशों में भी अगर पैसा कमाओगे ना तो उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे ये बोलकर कि ये तो बंदा हमारा है। ये तो बंदा हमारा कौन है, रेजिडेंट है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट बहुत लॉन्ग विजन से सोचती है। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बने, रेजिडेंट बने, क्योंकि रेजिडेंट के केस में ना जो टैक्सेबिलिटी है वो ज़्यादा इनकम्स की होती है। लेकिन यही अगर इंसान नॉन रेजिडेंट होता है ना तो ऐसे में गवर्नमेंट उससे ज़्यादा टैक्स नहीं वसूल पाती है, बिकॉज वो हमारे देश में ज़्यादा रुका ही नहीं है, वो रेजिडेंट ही नहीं है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बड़ी क्लियर है। गवर्नमेंट को करना है रेवेन्यू की कलेक्शन, और रेवेन्यू की कलेक्शन जहाँ भी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन दबा के लेकर आएगी। तो आई होप कि आप थोड़ा सा ये समझ पाओगे कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो 2 रीजन मैंने आपको बताया। रीजन नंबर 1, चैप्टर पढ़ने की इसलिए जरूरत है सो दैट हम ये जान पाए कि हमें एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। नंबर 2, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज्यादा वसूलना चाहती है और गवर्नमेंट ने रेजिडेंट से ज्यादा टैक्स ही वसूल की, उसकी इनकम की कवरेज ज्यादा बनाई हो सो दैट रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलो एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि सर हमें ये पढ़ना क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्या ये सिटीजनशिप और जो रेजिडेंशियलशिप है क्या ये दोनों सेम है या बोथ आर डिफरेंट? तो आंसर इज बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, क्योंकि सिटीजनशिप जो होता है ना वो हमारे इंडिया के जो आर्टिकल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के तहत किसी को नागरिकता दी जाती है। आपने सुना ही होगा 2020 में अचानक से हड़कंप मचा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। सडनली जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ, मतलब एक अफवाह फैल गई, जबकि रियलिटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीजनशिप जो होता है ना वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और जो रेजिडेंशियलशिप है वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से, चलो एक बार समझते हैं। इस तरीके से क्योंकि जो आपका सिटीजनशिप है ना वो इंसान को, मतलब भारत की अगर आपको नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता आपको जन्म से मिलती है। अगर आप भारत में जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे ही कहलाओगे। यानी सिटीजनशिप जो होता है वो एक तरह का टैग होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है। ऐसे समझ लीजिए क्या होता है बताइए, ये प्रोडक्ट कहाँ का है उस पर एक टैग लगा दिया जाता है, उसी को हम थोड़े टाइम के लिए क्या समझ सकते हैं, सिटीजनशिप समझ सकते हैं। और वैसे कई सारे तरीके होते हैं कि आप इंडिया में 5 साल तक रहो, हम आपको सिटीजन बना देंगे,
कई सारे रेफ्यूजीज हैं जो भारत में शरण लिए बैठे हुए हैं, उनको कहा गया कि अगर आप मुस्लिम छोड़ के बाकी किसी भी धर्म से हो तो हम आपको क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। ये अभी लेटेस्ट जो सीएए का अमेंडमेंट आया था 2020 में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बट हमारा मुद्दा ये नहीं है। अब आप चुनावी मुद्दा में मत लेना सर सीएए मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक था, ये था वो था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है रेजिडेंशियल स्टेटस से। देखिए सिटीजनशिप मैंने आपको बता दिया, वो बाय बर्थ मिलती है, बाय लॉज मिलती है, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ मिलती है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप इज जस्ट लाइक अ टैग। बट जब मैं बात करूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कोई टैग नहीं है। वहाँ सिटीजनशिप जो होती है ना, वो जिंदगी में एक बार एक कंट्री की मिलती है, तो एक बार छूट की तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। बट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। सर आप तो बता दो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। चलो बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहूँगा कि एक इंसान भारत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, अगर वो इंडिया में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा स्टे करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अर्निंग का सोर्स मेन क्या होने वाला है, इंडिया होने वाला है। तो वो भारत का रेजिडेंट मान लिया जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो कितने डेज होने चाहिए, उसका स्टे भारत में कितने दिन के लिए होना चाहिए, तो हम उसे रेजिडेंट बोले। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो हमने क्या पढ़ा कि एक इंसान जो रेजिडेंट होता है वो उसके पैदाइशी होने से नहीं होता। इसका मतलब आपकी पैदाइश कहीं की भी हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं की भी हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं की भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने भारत में कितने टाइम तक स्टे किया है, इससे फर्क पड़ता है कि आप भारत के रेजिडेंट हो या नहीं हो। इसका मतलब इंडिया में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मिलता है। आप जितना ज़्यादा भारत में रहेंगे आपको उतना ही रेजिडेंट माना जाएगा, और ये ईयर टू ईयर बेसिस पर चेंज होता रहता है। लेट सपोज अगर किसी साल मैं इंडिया में कम रहा हूँ और विदेश में ज़्यादा रहा हूँ, तो मे बी मैं उस साल नॉन रेजिडेंट बन जाऊँ। बट अगले ही साल अगर मैं भारत में ज़्यादा स्टे करता हूँ तो उस साल के लिए मैं भारत के लिए क्या बन जाऊँगा, रेजिडेंट बन जाऊँगा। इसका मतलब सिटीजनशिप जो होता है वो ईयर टू ईयर बेस पर चेंज नहीं होता, जबकि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ईयर टू ईयर बेस पर चेंज होता रहता है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए इतना बेस बनाना जरूरी था, इससे आपका दिमाग क्लियर हुआ कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जो हम अभी तक सोच रहे थे सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस, ये बोथ आर, पहले हम सेम समझ रहे थे, बट ये होते क्या, बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूँ, अब हम चैप्टर में एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुना मेरी बात को। देखिए आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना शुरू किया था, सेक्शन नंबर 1 ये बताता है मैं कौन हूँ। आपको याद होगा उसके अंदर 3 पॉइंट थे कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज एप्लीकेबल होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। फिर सेक्शन नंबर 2 किस चीज़ के लिए था, डेफिनेशंस के लिए था। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के लिए था। सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन के लिए था। अब जो हम सेक्शन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सर 5 कहाँ गया, वो बाद में देखेंगे, अभी 6 ही बात करता है। सेक्शन नंबर 6 ही है जो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। चैप्टर सेक्शन नंबर 6 क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। यानी हमें आज जो पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करना है, आज नहीं कंप्लीट करना, मतलब जितनी भी क्लासेस लगेंगे हम सेक्शन 6 के ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। हरी बात समझे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखिए अभी जब मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कराऊंगा ना, तो अभी ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप यहाँ पर देखिए खाली जगह पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस बात को समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में अगर हमें किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भारत में पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हम उसको नागरिकता नहीं दे रहे, सिटीजनशिप नहीं दे रहे, हम उसको स्थायी ठिकाना दे रहे हैं कि क्या वो उसका स्थायी ठिकाना भारत था या नहीं है, क्या वो भारत का रेजिडेंट था या नहीं था। तो रेजिडेंट का मतलब होता है, लोग नहीं कहते जैसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, यानी आप रहते कहाँ हो, तो ये रहने का, निवास का प्रमाण पत्र है। ये इस चीज़ का प्रमाण नहीं कि आप भारत के ही मैन्युफैक्चरिंग हो या भारत के ही सिटीजन हो, याद रखना ये चीज़। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें किस किस का निकालना है, सर जो हमने सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 31 पढ़ा था ना, तो उसमें हमको याद आ रहा है आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। जी हाँ दोस्तों, तो हमें पर्सन की डेफिनेशन में वो जो 7 लोग थे ना सर, कौन कौन से, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटी और आपकी कंपनी और आपकी फॉर्म, ये जो 7 लोग थे, हमें इन 7 का रेजिडेंशियल स्टेटस सीखना है। बट अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा अभी आज की क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा इंडिविजुअल की, बाकी जो क्लासेस आएंगी उनके अंदर मैं बाकियों को कवर करूंगा। आज के क्लास में मैं सिर्फ इंडिविजुअल को कवर करते हुए चलूँ और इसी को आज कंप्लीट भी कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो बेस बना कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं बस टीचर पढ़ा रहा हो और आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी आपको क्लियर हो गया कि हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर जो पर्सन को डिफाइन किया गया है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल की बात की गई है, हमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है कि इंडिविजुअल कौन होता है
है और इंडिविजुअल को रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे मिलता है। देखिए इंडिविजुअल कौन होता है हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें अब ये पढ़ना है कि एक इंडिविजुअल को भारत में रेजिडेंशियल स्टेटस कब मिलता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट जो है वो सिटीजनशिप से डिफरेंट है। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा दिन रहोगे भारत में आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा उस साल के लिए। हो सकता है अगले साल वो चीज़ चेंज हो जाए, बट उस पर्टिकुलर साल के अंदर अगर आप भारत में ज़्यादा दिन रहते हो तो आप भारत के रेजिडेंट मान लिए जाते हो। नाउ द पॉइंट इज कि सर कितने दिन, कितने आदमी थे बोलते हैं ना, तो कितने दिन पर रहने पर हमें भारत को रेजिडेंट मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप पहले चैप्टर का नाम देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस। ये तो आपको पता ही है किसका निकालना सीख रहे हैं, इंडिविजुअल का। अब बोर्ड पर ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। हम रेजिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं वो भी किसका, इंडिविजुअल का सीख रहे हैं। अब एक इंसान या तो रेजिडेंट होगा या एक इंसान क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। आप बताइए, या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या एक इंडिविजुअल क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। अब हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन 6 में दे रखा है। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो है वो बताता है एक इंसान रेजिडेंट कब होगा, या तो वो नॉर्मल केस में रेजिडेंट बनेगा या वो स्पेशल केस में रेजिडेंट बनेगा। अभी आप इस पर फोकस करिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना नॉर्मल केस, आप इस पर फोकस करिए। देखिए एक इंसान जो है वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा उसके लिए हमें 2 कंडीशंस चेक करनी चाहिए। अगर 2 में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो हम उस इंसान को क्या बोल देंगे, रेजिडेंट बोल देंगे। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। एक बार फिर से मैंने क्या बोला, रेजिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की 2 में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है तो ही आप रेजिडेंट माने जाओगे। और यदि तुमने दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो आप नॉन रेजिडेंट ट्रीट किए जाओगे। बोलो पॉइंट क्लियर है। सर एक बात बताइए कि अगर मान लो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसी एक की जगह तो क्या होगा। तो भाई जब एक में तुम रेजिडेंट बन रहे थे तो 2 में क्यों नहीं बनोगे। नहीं सर फिर भी हमने पूछा, हो सकता है कुछ और। कैसे पूछ लिया तुम लोगों ने, सर हमने कहाँ ही पूछा। अरे तुमने पूछा तभी तो बताया मैंने। चलो बताओ, बात समझ आई। तो 2 में से एक कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो 2 कंडीशन क्या है चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल केस के अंदर, सर स्पेशल केस क्या होता है, फिर भी बात अभी नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, इस पर फोकस करो। नॉर्मल केस के अंदर क्या है, आपको सेटिस्फाई करनी है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो 2 1 और 2 ये जो 2 कंडीशन दे रखी है, इन 2 में से कोई एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो एक कंडीशन क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो इंसान है वो भारत में 365 दिन में से आधे साल, 365 का आधा करो कितना होता है सर 182.5 को इग्नोर कर दो, 182 डेज। अगर आप भारत में एक साल के अंदर 182 दिन यानी 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आपने इंडिया में स्टे किया है तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट। आप क्या मान लिए जाएंगे, रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला, अगर आप भारत में 365 दिन का आधा कर दो 182.5 को हटा दो 182 डेज या उससे ज्यादा, अगर 182 भी है या उससे ज्यादा है, आप इंडिया में रहते हो तो आप भारत के क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन अभी के अभी याद कर लो। आप बोलो ही और शी स्टे एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट। बिल्कुल सही कहा। अगर एक इंसान इंडिविजुअल 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहता है तो वो क्या मान लिया जाता है, रेजिडेंट मान लिया जाता है। पढ़ो एक बार, he or she has been stay at least 182 days or more in the relevant previous year। जिस साल के आप इनकम को निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में अगर वो व्यक्ति 182 दिन या उससे ज्यादा अगर वो भारत में रहता है तो वो भारत के लिए रेजिडेंट मान लिया जाता है। सर अब आप एक बात बताओ, अगर बाई चांस वो इंसान 182 दिन नहीं रहता भारत में तो क्या वो एकदम से नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आंसर इज नो। सरकार ने 2 कंडीशन दिए हैं, 2 में से कोई एक भी फुलफिल कर दो। तो अभी मैंने आपको कौन सी कंडीशन बताइए, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 सुनो। कंडीशन नंबर 2 के अंदर 2 कंडीशन है अल्टीमेटली देखा जाए तो कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि जिस साल आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो ना उस साल वो असेसी वो इंडिविजुअल कम से कम 60 दिन रहो। कितने दिन, 60 दिन। सर आपको नहीं लगता 60 दिन तो बहुत कम है, मतलब यहाँ पर 182 डेज की बात हो रही थी अब एकदम से 60 दिन पर आ गए। नहीं दोस्तों, इसमें एक और कंडीशन जुड़ी हुई है।
एक व्यक्ति अगर एक साल में या उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और चाहिए, वो क्या कि उस साल को छोड़ दो, उस साल को छोड़ दो जिस साल का हम बात करें, उसके पिछले 4 सालों को जोड़कर 365 दिन बनने चाहिए, तब वो जाके रेजिडेंट बनेगा। सर एक बार और बोलोगे? यस बिल्कुल बोलेंगे। देखिए एक इंसान या तो रेजिडेंट बनेगा 182 दिन या उससे ज़्यादा पे। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो साल वो इंडिया में 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा और पिछले 4 सालों में, सर क्या पिछले 4 सालों में वो 60 डेज वाला ईयर काउंट करेंगे? नो, कदापि नहीं। तो जिस साल की हम बात कर रहे हैं उसमें तो सिर्फ 60 दिन या उससे ज़्यादा, और उसके जो पीछे के 4 साल है ना, उन पीछे के 4 सालों में काउंटिंग करके अगर 365 डेज बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूसली 365 हो, वो अप डाउन हो सकते हैं। काउंटिंग करो बस कि वो इंडिया में काउंटिंग के हिसाब से अगर वो 365 दिन बना लेता है या उससे ज़्यादा पिछले 4 सालों में, तो भी वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप रेजिडेंट बनो। अब आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, यार देखो सभी लोग ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पार्टिसिपेट करो प्लीज़ यार। पार्टिसिपेट करने में ना मैं आपको नाम भी बताता हूँ, जो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उनके नाम भी बता दूँ। एक पायल करके है, तो पायल करके जो स्टूडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। मतलब उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछो वो हमेशा आंसर देती है। आप लोग आंसर नहीं देते तो मज़ा नहीं आता। मतलब देखो मेरे पास हम, अगर मैं सच बोलूँ कि अगर मैं किससे इनकरेज होता हूँ तो आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शन से होता हूँ मैं, सीधी बात तो ये है। और आप वही नहीं दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। एक तरफा प्यार क्या अच्छा होता है ये बताओ? 2 तरफा प्यार अच्छा होता है ना। एक तरफा प्यार तो क्या रह जाता है, आपकी विश बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है? तो देखिए एक तो हमारे पास हमारी एक स्टूडेंट है पायल नाम की, और एक है मरकी पटेल जिन्होंने सीए का लोगो लगा हुआ है जी। ये ज़्यादातर आंसर देते हैं, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही अच्छा काम करें और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप थोड़ा सा फोकस करिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आप आंसर दिया करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए अब सुनिए मेरी बात को। तो बात मेरी ये थी कि अगर एक इंसान 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहता है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो उस साल में 60 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहे, प्लस पिछले 4 सालों में, उस साल को छोड़ के पिछले 4 सालों में अगर वो 365 दिन भी इंडिया में रहा है तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि एक बात बताइए, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप रेजिडेंट बनो? ऊपर इतनी हार्ड आपने रूल बनाया, नीचे थोड़े से आप लीनियंट हो गए, ऐसा क्यों? क्यों गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेजिडेंट बने? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सब अपने व्यूज़ दो, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे मज़ा आएगा उतना पढ़ने और पढ़ाने दोनों में, ठीक है? तो आप पहले पार्टिसिपेट करिए, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? चलिए, तो अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो भी रेजिडेंट हो। दो में से कोई एक, देखो मैंने और लिखा हुआ है ना, ये और पे लो मैंने सर्कल भी कर दिया, तो आप समझ जाना कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो भी आप रेजिडेंट मान लिए जाओगे, ठीक है? ठीक है सर, हम समझ गए। अब सर और बताओ क्या होता है? देखिए जब एक इंसान रेजिडेंट बन जाता है ना, उसके बाद कड़ी स्टार्ट होती है प्योरिटी और इम्प्योरिटी को निकालने की। मतलब सर पहली बात सुनो, अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो तुम रेजिडेंट बन जाओगे, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होगी तो भी तुम रेजिडेंट बन जाओगे, और दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होती तो तुम बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। तो तुम क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट सेटिस्फाइड एनी कंडीशन नंबर 1 एंड 2। अगर तुमने कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों को ही सेटिस्फाइड नहीं किया तो तुम क्या बन जाओगे? बोलो बोलो, क्या बन जाओगे? आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, एनआर बन जाओगे। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी दोनों की तो तुम रेजिडेंट बन जाओगे। अब रेजिडेंट के बाद तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सर कैसे कैसी बातें करो, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि रेजिडेंट बनने के बाद तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब ये कि या तो तुम बनोगे आरओआर या तुम बनोगे आरएनओआर। सर क्या ये नई चीज़ आप लेकर आ गए, आरओआर आरएनओआर? देखिए आरओआर को बोलते हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आरएनओआर को बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब सर ऐसे समझिए, देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ तो जल्दी समझ आएगा। आरओआर होता है प्योर इंडियन, और आरएनओआर होते हैं जो इंडियन तो है लेकिन रियलिटी में प्योर नहीं है, इनमें इम्प्योरिटी भरी पड़ी है। ये विदेश के थोड़े से चमचे होते हैं, टाइप चमचे लाइक कि विदेश की ज़्यादा गुणगान करते हैं, रहते हैं हमारे देश में लेकिन है बड़े नागरिक हमारे ये,
ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट है, वो RNOR है। और जो प्योर होता है ना वो होता है ROR। तो सर आप और मैं कौन है जरा बता दो। सर हम तो प्योरली ROR है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया से बाहर कभी गए नहीं है। हम तो गांव भी जाते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं कि चलो अपने शहर से तो बाहर निकले, इंडिया से क्या ही बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों चलो हमारी बात आ रही है, हम तो ROR ही रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर कोई इंसान RNOR बन जाएगा तो कोई गलत चीज़ नहीं, वो रेजिडेंट तो कहलाएगा बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो सर अब आप हमें बताइए प्लीज़ कि ROR या RNOR में क्या डिफरेंस है और कैसे हम पता लगाएंगे कि इंसान ROR है या RNOR। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप होगे, जब आप रेजिडेंट होगे तभी चेक करना कि आप ROR या RNOR। कभी ऐसा मत करना कि तुम NR हो और फिर चेक करो तुम प्योर हो या इम्प्योर। भैया तुम पहले ही इम्प्योर हो, तुम्हें तो पहले ही अलग कर दिया गया, अब क्या चेक करोगे? समझ रहे हो बात को? तो जब आप रेजिडेंट बनते हो ना तभी आप कैलकुलेट करेंगे कि आप ROR हो या RNOR हो। चलिए ठीक है सर, हम बिल्कुल समझ गए। तो देखिए जब दोनों में से एक कंडीशन या दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो तब आप जाएंगे सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 की ओर। ऊपर था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो R और NR के बारे में बताता है, और 6 बताता है कि आप ROR है हो या RNOR हो। कौन बताता है? सेक्शन 6 बताती है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। अगर आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको दो की दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। दो में से एक नहीं बोला मैंने क्या बोला? 1 और 2 दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी तब आप प्योर माने जाओगे। प्योरिटी अग्नि परीक्षा के लिए तुम्हें ज्यादा प्रूफ देने पड़ेंगे, यानी दो के दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सर क्या है वो दो कंडीशन? देखिए कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल को छोड़ दो। सुना ध्यान से, जिस साल की बात कर रहे हैं, जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो उस साल को छोड़ दो। उसके पीछे के 7 साल लो, पीछे के 7 साल लो, और पीछे के 7 सालों में चेक करो क्या वो 730 दिन भारत में रहा है या उससे ज्यादा। अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा रहा है तो हम सोचेंगे कि उसे ROR बनाए या ना बनाए। मेरी बात को ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि एक पर्सन है, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस जिस साल का निकाला है उस पीरियड को छोड़ दो। उसके पीछे के 7 सालों में यदि वो 730 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहता है तो वो रेजिडेंट मान लिया, ROR मान लिया जाएगा। बट एक कंडीशन और होती है। सर क्या है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है कि जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो उस साल को छोड़ के जो पीछे के 10 साल है ना, उसमें किन्हीं भी 2 सालों के अंदर वो क्या बन जाए? R बन जाए, यानी रेजिडेंट बन जाए। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा प्योर रेजिडेंट, यानी ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाएगा वो? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो क्लियर हुई बात? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूं? हाँ सर एक बार ना स्टार्टिंग से रिपीट कर दो जिससे रिवीजन हो जाए। देखिए दोस्तों मैं जितनी बार रिवीजन कर रहा हूँ प्लीज उतनी बार करना, क्योंकि मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए, आपको बाद में जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करना प्लीज, वीडियो को स्किप मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा शांति। देखो अगर मैं कोई चीज़ धीरे धीरे पढ़ा दूँ तो इसीलिए बिकॉज इनकम टैक्स आपके लिए नया है। अगर मैं स्पीड में चलने लगूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो स्पीड में चल लूँगा। आप नहीं चल पाओगे, मेरी स्पीड नहीं पढ़ पाओगे। तो प्लीज़ थोड़ा हौले हौले पढ़ो, क्योंकि हौले हौले से क्या होता है चीज़ें समझ में आती है। जब तुम एक बार वीडियो देख लो, जब सेकंड टाइम देखो तो भले तुम 2x पे देख लेना या 1.75x पे देख लेना, अभी मत देखो, अभी थोड़ा धीरे ही चलने दो। ठीक है, सुनो बात को मेरी। देखिए हमने आती क्लास में क्या पढ़ा? हमने आती क्लास में ये पढ़ा कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप बोथ आर डिफरेंट। सिटीजनशिप आपको भारतीय कानून के हिसाब से मिलती है और जो आर्टिकल्स में लिखे हुए संविधान में है उनके हिसाब से मिलती है। हमें उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं आपको यूपीएससी क्लास से नहीं दे रहा हूँ। हमको क्या पढ़ना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। वो भी क्यों पढ़ना है? ताकि गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे यहाँ पर कितने सारे रेजिडेंट हैं जिनको हमें डिस्काउंट ऑफर या एग्जम्पशन देना है और कितने लोगों से ज़्यादा टैक्स की वसूली करनी है, क्योंकि रेजिडेंट जहाँ कहीं से भी पैसा कमाएगा वो भारत में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। इस पर्पज से भारत ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला? टैक्स को लगाने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट निकाला। बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो इंसान भारत में ज्यादा दिन रहेगा हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे। रेजिडेंट को मानने के लिए हम सेक्शन नंबर 6 की ओर जाते हैं। सेक्शन नंबर 6 के अंदर सबसेक्शन 1 होता है जो ये बताता है कि एक इंडिविजुअल, 7 में से सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल या तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस लेना चाहता है तो उसको 2 में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल अपने उस साल 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, या दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर वो उस साल भारत में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो और पिछले 4 सालों को मिला के 365 दिन अगर वो भारत में रहा है तो भी वो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा।
यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है, आप दो में से एक भी कर लोगे तो आप आर यानी रेजिडेंट बन जाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेजिडेंट बनने के बाद चेक करना पड़ेगा कि आप आर हो या RNOR हो, प्योर हो या थोड़े से इम्प्योर हो। तो आर और RNOR को चेक करने के लिए आप सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 की हो जाएंगे। 6(1) का काम तो RNR का ही था। फिर सेक्शन 6 क्या करेगा, आपको चेक करेगा कि आप RNOR हो या ROR हो। सर अगर एक बात बताइए, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती 182 डेज वाली और 365 डेज वाली, तो हम क्या बन जाएंगे, तो हम नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। अब आप रेजिडेंट बन गए हो, अब चेक करो कि आप प्योर हो या इम्प्योर हो। प्योरिटी यानी ROR बनने के लिए आपको दो में से दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ध्यान देना, ऊपर जब मैंने आपको RNR पढ़ाया था तो दो में से एक कंडीशन चाहिए थी, अब जो पढ़ा रहा हूं उसमें दोनों की दोनों कंडीशन चाहिए। सर क्या है वो दोनों कंडीशन, जिस साल का निकालो उस साल को छोड़ दो, उसके पीछे के 7 सालों को मिला के 730 दिन या उससे ज्यादा अगर आप भारत में रहे हो तो आप बन जाएंगे भारत के रेजिडेंट। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 वो क्या है कि जिस साल की बात करो उस साल को छोड़ दो, उसके पीछे के 10 सालों में आप 2 बार भी अगर रेजिडेंट बन गए हो तो जो कंडीशन ऊपर वाली थी और अभी वाली थी दोनों को जोड़ दो। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई करते हो तो तुम भारत के लिए ROR बन जाओगे, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। सर अगर दो में से एक कंडीशन फुलफिल हुई एक नहीं हुई तो तुम क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। सर दोनों ही नहीं हुई तो भी नॉन रेजिडेंट। सर दोनों में से एक नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। सर दोनों सेटिस्फाइड हुए तो तुम ROR बन जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ROR, और दोनों में से एक नहीं हुई तो RNOR, दोनों ही नहीं हुई तो RNOR। बोलो क्लियर हुआ, तो सर हाँ अब जाके क्लियर हुआ। तो चलिए एक काम करें, एक बार जल्दी से बस 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है सर। सर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सर यदि वो रेजिडेंट होगा तो दो में से कोई एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 ये बोलता है कि ही और शी स्टे एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो एक साल में 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहती है तो वो भारत की रेजिडेंट मान ली जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि वो एक साल के अंदर 60 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहेगी और पिछले 4 सालों में किसी 400 सालों को मिला के 365 दिन वो भारत में रहेगी और उससे ज्यादा, तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगी। एक बार वो रेजिडेंट बन गई तो अब हम चेक करेंगे कि वो ROR है या RNOR है। ROR RNOR को लिए हमें चेक करना पड़ेगा सेक्शन 6 के प्रोविजन को। सेक्शन 6 का प्रोविजन कहता है कि दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि 7 सालों में पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा वो भारत में रहा हो, और दूसरी कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में वो एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या रहा हो, रेजिडेंट। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो बन जाता है ROR, और दोनों में से एक नहीं हो पाती है, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाती तो वो बन जाता है RNOR। हो गया, 1 मिनट भी लगे, बट कम से कम आप जितनी बार सुन रहे हो उतनी बार आपको याद तो हो रहा है कि हाँ ये वाले कॉन्सेप्ट थे R और RNOR के। तो बताओ यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से ना अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, रफली एक क्वेश्चन करता हूं फिर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, हम क्यों रफली करें, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, CA मॉड्यूल से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उससे हमें क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए तो अभी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी आप मेरे साथ पढ़ो। देखो लिखा हुआ है ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और वो इंडिया में पहली बार आ रहे हैं, वो भी कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए, और वो 100 दिन हर फाइनेंशियल ईयर में आता है। लिखा है ना, ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज़ बीन हिज प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, और वो ये काम पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहे हैं, यानी पिछले 10 सालों से वो हर साल भारत में 100 दिन के लिए आ रहे हैं। इसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर ए में कि आपको फाइंड आउट करना है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या निकालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। चलिए आ जाओ इधर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिनका नाम ब्रेटली है वो भारत में आ रहे लगातार 100 दिन, और ये काम वो पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहा है। आपको बताना ब्रेटली जो है वो असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। चलो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का जब निकाला था तो आर है या वो RNOR है, इसके लिए हमें सेक्शन 6(1) के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 6(1) का प्रोविजन बोलता है कि दो में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी ना तो वो हम उसे क्या बना देंगे, रेजिडेंट बना देंगे, और दोनों गई तो भी वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं,
हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ब्रेटली पिछले 10 सालों से, अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है ना वो है 23-24, तो ध्यान देना 23-24 10 साल करते हैं, 10 साल से लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है हमारा ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 23, ईयर नंबर 2 आएगा 22-23, ईयर नंबर 3 आएगा 23, अरे यार 23 नहीं 21-20, ये आएगा 20-19, ईयर नंबर 5 19-18, ईयर नंबर 6 18-17, ईयर नंबर 7 17-16, ईयर नंबर 8 9 और 10, ठीक है। तो 8 आ गया आपका 16-15, 15-14, 14 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और लेना पड़ेगा मुझे। चलिए अच्छा ये बताइए प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन के लिए है? सर प्रीवियस क्या वो तो हर दिन 100 दिन के लिए आया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर 100 डेज के लिए आए, ये लीजिए, वो यहाँ भी 100 दिन के लिए आए, यहाँ भी 100 दिन के लिए आए, यहाँ भी 100 दिन के लिए, ये लीजिए वो हर साल मात्र 100 दिन के लिए आते हैं, 100 डेज के लिए आते हैं। तो अब आप मुझे बताइए रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए पहली कंडीशन क्या थी? उस साल 182 दिन, क्या वो 182 डेज के लिए आए? अरे सर लग रहा है ये तो नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, वो पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन हार नहीं मानी है। कंडीशन नंबर 2 पर आओ। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता था? उस साल वो मात्र 60 दिन रहा हो। अगर आप देखो तो ब्रेटली हर साल 100 दिन रहे, क्या वो 60 दिन नहीं रहा होगा? यस सर, 60 दिन से ज़्यादा वो तो 100 दिन रहा है। तो कंडीशन नंबर 2 का पहला पॉइंट तो कवर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो चलिए उस साल को छोड़ दो जिस साल की ईयर हम इनकम निकाल रहे हैं, उस साल को छोड़ दो, पीछे के 4 साल यानी 1 2 3 4, इन 4 सालों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आता है बताओ? सर ये आता है 400 डेज। इसका मतलब मेरी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता था कि उस साल 60 दिन से ज़्यादा, जबकि ये तो 100 दिन रहे। दूसरी कि 4 सालों को मिला के 365 दिन, जबकि वो तो 4 सालों को मिला के 400 दिन रहा है। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो रही है, और हम इसको क्या बोलेंगे? सर हम इसको बोलेंगे रेजिडेंट। ये क्या बन गया? एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये तो रेजिडेंट बन गया। सर एक मिनट, सर आपको नहीं लगता अपने क्वेश्चन में गलत लिखा, ब्रेटली का नाम लिखा, किसी इंडियन का नाम लिखते? क्यों भाई? सर इसलिए क्योंकि ब्रेटली तो ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन को इंडिया का रेजिडेंट कैसे बना सकते हैं? अरे भाई मैंने सिटीजनशिप थोड़ी दी है यार। अब उसके इंडिया में मैच होते हैं हर साल, या प्रैक्टिस मैच होते हैं, वो इंडिया में आता है। अब वो इतना ज़्यादा इंडिया में आता है, ज़्यादा दिन इंडिया में रहता है, तो वो उस साल क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अगर वो इंडिया नहीं आएगा तो वो उस साल नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सिटीजनशिप थोड़ी दे रहे भाई उसे, हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। कितनी बार समझा रहा हूँ ये चीज़ कि सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। वो इंडिया का रेजिडेंट है इस साल, हो सकता है वो जिस साल से आना बंद कर दे, उस साल कंडीशन मीट आउट ना कर पाए, तो वो उस साल के लिए बन जाए नॉन रेजिडेंट। अच्छा सर चिल्लाओ मत, हम समझ गए कि ईयर टू ईयर बेसिस पर निकाला जाता है। सीधी सी बात थी, पहले क्यों नहीं बताया सर? आपने बता चुका था, लेकिन आपको समझ ही कहाँ आती है। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है, सिटीजनशिप अलग है भैया। मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहा हूँ, एनआरसी नहीं पढ़ा रहा कि दंगों पर बैठते हो जाके। ठीक है, आओ इधर। क्लियर हो गया? वो रेजिडेंट है ना सर? कौन सी कंडीशन से बना? कंडीशन नंबर 2 से बना, क्योंकि वो 60 दिन से ज़्यादा और पिछले 4 साल में 365 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में था, इसलिए वो क्या बन गया? रेजिडेंट। सर अब क्या हम उसको आगे की चीज़ें करवाएं या ना करवाएं? बिल्कुल करो। जब वो रेजिडेंट बन गया तो एक बार सेक्शन 6 भी तो देख लो कि वो ROR है या RNOR है। ठीक है सर, आप बोलते हो तो देख लेते, मतलब मैं नहीं बोलता तो नहीं करते। आओ इधर, ठीक है, डांट नहीं रहा, प्यार है मेरा, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? ROR या RNOR। देखिए ROR के लिए 2 कंडीशन चाहिए। 730 दिन पिछले 7 सालों में, उस साल को छोड़ के पीछे के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो। दूसरा, वो 2 टाइम्स रेजिडेंट रहा हो पिछले 10 सालों में। 10 सालों में अगर वो 2 बार भी रेजिडेंट बन गया तो वो क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ROR। तो चलिए चेक करते हैं। जिस साल की बात करें उस साल को छोड़ दो, जिस साल की बात करें उस साल को छोड़ दो, पीछे के 7 साल, ठीक है, यहां से लेकर 7 साल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों में अगर आप देखोगे तो वो भारत में कितने दिन रहा? 700 डेज रहा, क्योंकि 100 दिन रहा एक साल में, तो 7 सालों में कितने दिन रहा हुआ? 700 दिन। सर कंडीशन तो यहाँ पर 730 दिन की थी। हाँ दोस्तों,
मैं भी तो ये कह रहा हूँ 730 दिन की थी, जबकि वो रहा कितना है, सिर्फ 700 दिन। तो सर अब हम समझ गए हैं कि ये प्योर रेजिडेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये ROR नहीं है, ये RNOR बन गया। सर एक काम करो ना, सेकंड कंडीशन भी देख लो ना। अरे फिर वही बात, जब मैं कह रहा हूँ कि दोनों की दोनों होनी चाहिए तभी वो ROR बनेगा। अगर एक भी नहीं हो रही, बात खत्म है, वो क्या बन गया, RNOR। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ब्रेटली है ना, ब्रेटली है, वो क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। रेजिडेंट के बाद भी वो थोड़ा इम्प्योर कहलाएगा, RNOR कहलाएगा। सर RNOR और ROR में टैक्स लायबिलिटी का कोई फर्क होता है क्या? हाँ दोस्तों, हम इसी चैप्टर में जब एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, रेजिडेंशियल स्टेटस अब सीख जाएंगे ना, तब मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा इसी चैप्टर में, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम ये पता लगाएंगे कि वो स्कोप के अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कवर हो रहा है तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा, कवर नहीं हो रहा तो भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अब हम समझ गए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेटली जो है वो क्या है, एक RNOR है। चलो अब मैं आपको ना इसका आंसर दिखाऊं, सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि प्रेजेंटेशन कैसी रहती है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप देखिए यहाँ पर जो आंसर आपको दे रखा है उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ब्रेटली हैज़ बीन इन इंडिया for a period of more than 60 days during the previous year 23-24, for a period of more than 365 days during the 4 immediately previous year. Therefore, since he satisfied one of the basic condition under section 6 subsection 1, he is a resident for assessment year 24-25। जी हाँ दोस्तों, वो 24-25 के लिए क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ध्यान दो, इधर देखो, क्लियर हो गया ना। अभी आंसर जो आपको दिया वो क्या दिया है कि वो R है या RNOR है। तो हमारे पास वो बने रेजिडेंट बने, कौन सी कंडीशन, फर्स्ट से या सेकंड से? सर वो सेकंड से बने। तो आंसर, चलिए अब हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप नोट करना और हम डिस्कशन भी करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है और वो इंडिया आ रहे हैं पहली बार, और वो भी कब आ रहे हैं, सन 2019-20 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, ठीक है भाई। वो हर दिन भारत में कितने दिन रहे, सर वो भारत में 55 दिन रहे, 55 डेज वो भारत में रहे, 55 डेज रहे, फिर 60 दिन रहे, फिर 90 डेज, फिर 150 डेज और फिर 70 डेज रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन करना है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। आइए इधर देखिए, अभी क्या है कि जो हमारे मिस्टर बी है ना कैनेडियन, वो भारत में कितनी बार आए, कितने दिन के लिए आए, वो पूरा डेटा हमको दे रखा है। तो देखिए अब उस डेटा से हम उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि मैं यहाँ लिखता हूँ 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, कितने दिन रहे, 55 दिन, 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 150 डेज और आपका 70 डेज, ठीक है। आपको बताना है कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो चलिए सर हम बिल्कुल बता देंगे ये रेजिडेंट है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन रेजिडेंट की क्या होती है, 182 दिन या उससे ज़्यादा। देखिए क्योंकि जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो हमारा 23-24 है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इस साल का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो इस साल क्या वो 182 दिन रहे, नो सर। चलिए अगर वो कंडीशन 1 नहीं लगा पाए तो दूसरी कंडीशन भी है 60 डेज वाली। 60 डेज वाली से आप मुझे बताइए क्या वो रेजिडेंट बनेंगे। सर देखा जाए तो वो भारत में 60 डेज रहे हैं, 60 डेज से ज़्यादा रहे हैं, प्लस 4 सालों में 365 दिन। तो चेक करो क्या पिछले 4 साल, उस साल को छोड़ देना, उसके पीछे के 4 साल लेने। तो 55 डेज प्लस 60 डेज प्लस 90 डेज प्लस 150 डेज, ये बनता है 355 दिन। आपको दिखाई दे रहे हैं 355 दिन, यानी पिछले 4 सालों में उनके बन रहे हैं 355 डेज, जो कि 365 दिन से कम है। सर 60 डेज वाली कंडीशन मिल तो रही है, मैंने क्या बोला, 60 डेज के साथ साथ एंड लगा हुआ है, एंड 365 डेज, ये भी कंडीशन साथ में चाहिए। तो 60 डेज से अकेले से काम नहीं होगा, 365 दिन 4 सालों में बनने चाहिए, जो कि बन 355 रहे। इसका मतलब कि यहाँ पर ये इंसान क्या बन जाएगा, सर ये इंसान रेजिडेंट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। प्लीज़ एक बार आंसर में देखिए,
आंसर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर बी वॉज इन इंडिया फॉर 70 days एंड द ड्यूरिंग लास्ट 4 preceding ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 ही वॉज इन इंडिया फॉर 355 days, that is 55 plus 60 plus 90 plus 150 days. Thus, he does not satisfy the basic condition under section 6 subsection 1. Under section 6 subsection 1. Therefore, he is non-resident for the previous year 23-24. इसलिए वो क्या माने जाएंगे? non-resident माने जाएंगे 23-24 के लिए. आइए इधर क्वेश्चन समझ आए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं. सो आई होप कि इन 2 क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे निकाला जाता है. ठीक है सर, अब आप हमें एक बात बताइए, क्या भारत में लगातार रहना ज़रूरी है या हम भारत में अप डाउन करते रहेंगे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है. आप भारत में लगातार नहीं भी रहोगे ना, आप जितने दिन भी भारत में, अगर आप एक साल में 50 बार भी भारत आए हो तो जितने दिन आए होंगे उसको काउंट कर करके हमको 182 डेज या 60 डेज या 365 डेज बनाना पड़ेगा. यानी कॉन्टिन्यूस भारत में रहना ज़रूरी नहीं है. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लगातार 182 दिन आप भारत में रहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लगातार 60 दिन भारत में रहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा लगातार 300. कॉन्टिन्यूस वर्ड नहीं है. एक साल में बोला गया या पिछले 4 सालों में तो काउंटिंग की जाएगी. सर एक बात बताओ, ये काउंटिंग कैसे की जाए? जैसे मान लो हम ही लोग हैं, कल को हम कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये चीज़ हम सीए से कैसे पता कर पाएंगे कि हम रेजिडेंट हैं या नहीं है? देखिए रियलिटी में क्या होता है, जब एक इंसान को ये चीज़ पता लगवानी होती है ना, तो वो सीए को बताता है कि मैं इंडिया से बाहर आता जाता रहता हूँ, तो सीए क्या करेगा उस केस में आपका पासपोर्ट मंगवा लेगा. पासपोर्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर एंट्री होती है कि आपने इंडिया कब छोड़ा और इंडिया में आपकी फ़्लाइट कब लैंड हुई है, तो यानी आप इंडिया में कब आ गए हो. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीए हमेशा आपके पासपोर्ट को देखकर डेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये भारत में कितने दिन रहे हैं और उसके हिसाब से आपको क्या बता देते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस. और सुनो मेरी बात, जिस दिन आप भारत से जा रहे हो ना, ये माना जाएगा कि आप पूरे दिन उस दिन इंडिया में रहे हो, और जिस दिन आपकी फ़्लाइट भारत में लैंड करेगी, चाहे 1 मिनट ही बच गया हो डेज बदलने में, वो दिन भी भारत में ही माना जाएगा. इट मीन्स द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शेल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया. यानी कि आप अगर भारत से जा रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने जो वर्ड बोला ना, पहले मेरी इंग्लिश की लाइन सुनो जो मैं आपको बोल रहा हूँ. द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया. जिस दिन आप भारत को छोड़कर जा रहे हो या जिस दिन आप भारत में आ रहे हो, ये माना जाएगा कि उस पूरे दिन आप भारत में रहे हो, उस पूरे दिन आप भारत में रहे हो. So the day of arrival and the day of departure shall be considered to be stay in India. बोलो क्लियर हुआ? सर थोड़ा और क्लियर कर दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं एग्जांपल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा. चलिए एग्जांपल देखिए. अब जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, जब से पैदा हुआ हूँ मैं, तब से लेकर मैं 2022 तक बाहर नहीं गया. जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर 2022 तक मैं बाहर नहीं गया हूँ. सर ये तो बता दो कब पैदा हुए थे? अरे ठीक है, कब पैदा हुए थे ये मैटर नहीं करता. सर यही तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. कोई फ़ायदा नहीं है, इधर आ जाओ. ठीक है, मैं जब से पैदा हुआ तब से 2022 तक मैं कभी इंडिया के बाहर नहीं गया. इट मीन्स मैं आपको ये बताना और जताना चाहता हूँ कि मैं पूरे साल भारत में रहा, पूरे साल भारत में रहा. पहली बार मुझे किसी ने बोला शिवम घूमने चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल. किसी ने पूछा तो सही. ईयर था वो, सुनहरा समय था 2023-24 का, जब मुझे किसी ने ऑफ़र किया कि शिवम कहीं घूमने चलोगे. मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कहीं किसी चाउमीन वाले के पास ले जाने की बात कर रहा है और कह रहा है शिवम तुम्हें मैं चाउमीन खिलाऊंगा, क्या तुम चलोगे? और मैंने हाँ कर दी, हाँ मैं चलूँगा. उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ आसपास नहीं बल्कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ. कहाँ पे? मालदीव्स में. सर अब तो लक्षद्वीप में जाएंगे. अरे ठीक है, लक्षद्वीप अभी मैं इंडिया का एग्जांपल नहीं लेना चाहता, मैं बाहर का लेना चाहता हूँ. सामने वाले ने कहा मैं आपको दुबई के बुर्ज खलीफा में ले जाना चाहता हूँ. वर्ल्ड में कहीं 7 स्टार होटल नहीं है, दुबई के अंदर है, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ. पाल्म आइलैंड पे ले जाना चाहता हूँ कि आइलैंड पे किस तरह से उन्होंने पाल्म ट्री की शेप के अंदर बड़े बड़े होटल्स वगैरह बनाए हुए हैं. यानी टोटली मिला के मैं दुबई ले जाना चाहता हूँ. आपको एक बार जन्नत ज़रूर दिखाना चाहता हूँ. डिज्नी प्लान वर्ल्ड का सबसे बड़ा वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ. दुबई मॉल आपको दिखाना चाहता हूँ. वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बड़ी बड़ी जो टेस्ला मोटर की गाड़ियाँ हैं उनको टैक्सी के रूप में वहाँ पर रखा जाता है. बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ बेंज वगैरह जो है वहाँ पर टैक्सी के रूप में काम करती है. मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ. मैंने कहा शुभ काम में देरी किस बात की, चल उठा ले चल मुझे.
और ले चल तारों के शहर में, बोले तो दुबई ले चल। अब वो दुबई मुझे लेकर गया, वो सुनहरा समय वो था। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दुबई पहली बार गया 23-24 के अंदर, और वो भी कब गया, मैं गया 23 अप्रैल 2023 को, मेरी फ्लाइट का दिन था। वो सुनहरा दिन कब था, 23 मार्च 2023 का। 23 मार्च 2023 को मेरी फ़्लाइट जो है वो ऊपर उड़ती है, उड़ान भरती है, और मैं देश को टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। वो वाला टाटा बाय बाय नहीं, ठीक है, टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। और यानी ये है मेरा डिपार्चर, मैं भारत से कब गया। डिपार्चर मतलब जाना, अराइवल मतलब आना, ठीक है। तो मैं भारत से डिपार्चर कब हुआ मेरा, चलो मैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल देता हूँ, डिपार्चर। मेरा भारत से डिपार्चर कब हुआ सर, वो हुआ था 23 अप्रैल 2024 को। कब हुआ था, 23 अप्रैल 2024 को। और मैं कितने बजे गया था सर, आप गए थे 11:55 पे रात के। कब गया था, सॉरी मैं गया था 12:01 पे, यानी आधी रात को, रात नहीं होती वैसे वो दिन होता है, 12:01 AM हो जाता है, इसलिए सर मेरी फ्लाइट थी 12:01 पे। कब, 23 तारीख को। तो 12:01, सिर्फ मैं भारत में 1 मिनट रहा, लेकिन माना जाएगा कि मैं 23 तारीख को पूरे दिन भारत में था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्या माना जाएगा। देखिए मेरी फ्लाइट का समय क्या था, 23/4/2024 रात के 12:01। मैं भारत में सिर्फ 1 मिनट रहा हूँ, उसके बाद तो मैं फ्लाइट पे ऊपर चढ़ चुका हूँ। सिर्फ 1 मिनट भारत में रहने की वजह से ये माना जाएगा कि पूरे 23 तारीख को मैं भारत में ही था। क्या माना जाएगा कि मैं पूरे 23 तारीख को भारत में ही था। इट मीन्स जिस दिन मैं जा रहा हूं, जिस दिन मैं जा रहा हूं वो दिन भारत में ही काउंट किया जाएगा, और जिस दिन मैं भारत में आ रहा हूं वो दिन पूरा माना जाएगा कि मैं भारत में ही था। इट मीन्स द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शैल बी कंसीडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। आ रही बात समझे? यस सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ इधर ध्यान दो। तो मैं जा कब रहा हूँ, 23 तारीख को। सर आप वापस नहीं आओगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो अब हम बात करेंगे अराइवल्स की। हम किसकी बात करेंगे? अराइवल्स की। सर आप कब वापस आए? मैं आ गया था लेबर डे वाले दिन। सर लेबर डे में क्या करने आया था? अरे मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, तो लेबर डे वाले दिन लेबर डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे लेबरों के साथ, 1 मई को। तो 1 मई को मैं भारत वापस आ गया, ठीक है। तो दुबई से भारत वापस कब आए? 1 तारीख को। लेकिन अब मुझे क्योंकि लत लग चुकी थी दुबई के, मैं फिर से दुबई के लिए उड़ चुका था। अब मैं 15 जुलाई 2024 को दोबारा से भारत से भाग जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। कब? 15 अगस्त मनाने। 15/8/2024 को मैं वापस आ जाता हूँ। फिर 15 अगस्त मनाने के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाने के बाद मैं वापस से दूसरे वतन चला जाता हूँ। कब चला जाता हूँ? सर मैं चला जाता हूँ 2 सितंबर 2024 को मैं वापस दुबई भाग जाता हूँ, ठीक है। अब आप मैटर देख रहे हो, बार बार दुबई में क्यों भाग रहा हूँ? मैटर समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कमेंट कर दो। चलो 2 तारीख को मैं वापस दुबई चला गया और फिर वहाँ से कब आता हूँ? सर मैं आता हूँ 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 2024 को मैं वापस भारत में आ जाता हूँ। इसके बाद सर आप वापस कब जा रहे हो भारत में? भारत से कब छोड़ के आ रहे हो? सर मैं वापस गया अपने बर्थडे वाले दिन 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। इस दिन मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस दुबई चला गया और फिर मैं वापस इंडिया में आता हूँ। कब? वैलेंटाइन वीक मनाने, ठीक है। वैलेंटाइन वीक मनाने कब होता है भाई? कमेंट करके बताना बेटा। तुम इसमें कमेंट कर लोगे ये तो मुझे कंफर्म पता है। अगर इसके अंदर 100 व्यूज होंगे ना तो 100 के 100 कमेंट होंगे, मुझे ये कंफर्म पता है तुम लोग करोगे, ठीक है। देखते हैं। तो वैलेंटाइन कब होता है? 7 को तो रोज डे होता है ना, 14 को होता है। सर इतना भी भोला मत बनो, हमें पता है आपके बारे में सब। अबे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। दिल पे मत लिया करो सर, दिल पे तो हम ले चुके हैं। आओ ध्यान दो। अरे आशिको इधर आओ, डिपार्चर अराइवल पर आ जाओ। कहाँ पहुँच जाते हो पता नहीं। देखिए डिपार्चर मतलब जाना, अराइवल मतलब आना, ठीक है। अब आप ये बताइए आप भारत से कब गए? सर 23 तारीख को। मुझे बस इतना बताइए प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर मैं भारत में कितने दिन रहा? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेज बना लेता हूँ, मंथ बना लेता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। मैंने ये सब बना लिया अपने पास। आप मुझे बताइए कि मैं अप्रैल में कितने दिन भारत में रहा?
द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शेल बी कंसिडर टू बी स्टे इन इंडिया के रूल के हिसाब से। सर आप भारत में से गए हो 23 तारीख को पहली बार, इसका मतलब आप 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक भारत में थे। मानते हो या नहीं मानते हो? यस सर। हाँ, आप 23 तारीख को गए हो ना भारत छोड़ के, तो 23वां तारीख भी भारत में काउंट किया जाएगा। तो 1 से लेकर 23 तारीख तक आप भारत में थे, यानी अप्रैल के महीने आप 23 दिन भारत में थे। कितने दिन? 23 डेज। 23 डेज में भारत में था। इसके बाद में भारत से कब आया? सर आप 1 मई को आए, 1 मई को आप भारत आ गए हो। फिर आप दोबारा कब गए? 15 जुलाई को। इसका मतलब मई के महीने में आप पूरे टाइम भारत में थे, पूरे टाइम भारत में थे। मई में 31 दिन होता है, आप 31 के 31 दिन भारत में थे, ठीक है। तो मई का 31 दिन। इवन आप दोबारा कब गए दुबई? 15 जुलाई को। इसका मतलब जून के महीने में भी आप पूरे दिन भारत में थे। जून में होते 30 दिन, 30 डेज भारत में थे। और जुलाई को कब गया था? 15 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक मैं कहाँ था? भारत में था। सर 15 को तो आपकी फ्लाइट उड़ चुकी थी, मैंने क्या बोला था? जिस दिन उड़ेगी उस दिन भी भारत में माना है, पूरे दिन भारत में ही था। तो 15 दिन भी मैं कहाँ माना जाऊँगा? भारत में। यानी जुलाई के महीने मैं सिर्फ 15 दिन भारत में रहा, 15 डेज, 15 दिन। इसके बाद मैं भारत वापस कब आया? 15 अगस्त को वापस आया। जब मैं 15 अगस्त को वापस आया तो ये चेक करो कि मैं गया कब वापस? 2 सितंबर को। इसका मतलब मैं अगस्त के दिन पूरे भारत में था। कब से? 15 से लेकर 31 तारीख तक। ये देखो ना, मेरी फ्लाइट इंडिया वापस कब आई? 15 अगस्त को। मैं वापस कब गया? 2 सितंबर को। यानी अगस्त के महीने तो मैं 15 से लेकर 31 तारीख तक भारत में ही था ना। तो सर एक काम करो ना, 31 डेज होते हैं, 15 तारीख माइनस करके आया 16 दिन। दोस्तों 16 नहीं, +1 करो, 17 डेज। 1 मिनट सर, ये क्या कर रहे हो आप? आपने 70 डेज क्यों कर दिए? सुनो मेरी बात। अगस्त में कितने दिन होता है? 31 दिन। अब आप 31 में से ये 15 माइनस करोगे, +1 भी तो करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था? द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शेल बी कंसिडर टू बी स्टे इन इंडिया। अगर 15 तारीख को आप गए हो तो 15 तारीख माना जाएगा कि आप भारत में रहे हो। जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो 31 - 15, तो कैलकुलेटर 15 को कंसिडर नहीं करता, इसलिए हमें +1 भी करना पड़ेगा। चाहो तो आप हाथों से काउंट करके देख लो, 1 2 3 फिंगर करके, कि 15 तारीख को अगर आप काउंट कर दो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे काउंट करोगे ना एक करके, तो आपको कितने मिल जाएंगे? टोटल 17 मिल जाएंगे। कैलकुलेटर पे जब हम काउंट करते हैं 31 - 17 करते तो वो 15 को कंसीडर नहीं करता, इसलिए मुझे मैनुअली +1 करना पड़ जाता है। आ रही बात समझे? क्योंकि द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर शेल बी कंसिडर टू बी स्टे इन इंडिया माना जाता है। अब देखिए इसके बाद देखिए सितंबर को आप कब गए? सर सितंबर की 2 तारीख को गए। इसका मतलब सितंबर के महीने में मैं 2 दिन रहा, 1 और 2 तारीख को। सितंबर में 2 दिन मैं भारत में रहा, 2 डेज। इसके बाद अक्टूबर की कौन सी तारीख है सर? 15 तारीख है। अक्टूबर की कौन सी तारीख है? 15। मैं अक्टूबर की 15 तारीख को वापस आ गया भारत में। और फिर कब गया? दिसंबर में। अगर ये बताइए अक्टूबर में गया, दिसंबर में वापस आ गया, अक्टूबर में आया, दिसंबर में वापस चला गया, तो यानी अक्टूबर नवंबर तो मैं भारत में रहा ना। अक्टूबर के कितने दिन? सर अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। 15 तारीख है तो 15 माइनस करेंगे, आपने बोला था +1 करना है, +1 कर दिया, 17 डेज आया। यानी अक्टूबर के महीने में मैं 17 दिन रहा। इसके बाद नवंबर महीने, एक बात हो, मैं गया कब यहाँ से? दिसंबर में गया ना यहाँ से, यानी नवंबर के महीने पूरा मैं भारत में रहा हूँ ना। यस सर, नवंबर के 30 दिन जो होते हैं वो आप पूरे भारत में रहे हो। इसके बाद 22 दिसंबर को, यानी अपने बर्थडे वाले दिन बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं वापस चला गया। तो बताइए दिसंबर में कितने दिन रहा? सर दिसंबर में आप पूरे 22 दिन रहे, 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो पूरे कितने दिन हो गए? 22 डेज। तो दिसंबर के आपके हो गए 22 दिन। इसके बाद अब मैं वापस कब आया हूँ? सर आप वापस आए हो वैलेंटाइन डे वाले दिन, 14 तारीख को। अब ये बताइए 2025 में क्या लीप ईयर होता है? सर हमें क्या पता लीप ईयर होता है, हम तो देख कर बताएंगे। देखिए अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, देखिए अगर आप 2024 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर 506 आ रहा है। जो भी साल 4 से डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, वो लीप ईयर होता है। जैसे 2024 लीप ईयर था ना, अभी 2025 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, ये पॉइंट में आंसर आएगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो ये बताइए 2024 में फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन। तो 28 - 14 + 1 कितना आ गया? 15 दिन। यानी मैं फरवरी में कितने दिन रहा? जैन में तो रहा नहीं, मैं रहा फैब में, ठीक है। तो फैब में मैं 15 दिन रहा, 15 डेज। और मार्च में पूरे 31 दिन रहा, 31 डेज, क्योंकि मैं वापस कब आ गया था?
14 तारीख को, 14 फ़रवरी को आ गया था, फिर मैं वापस गया ही नहीं। यानी मैंने कैलकुलेट कर लिए 23-24 में मैं कितने दिन भारत में रहा। अब जरा मैं इनको कैलकुलेट करके ये पता लगाता हूँ क्या ये 182 दिन या ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, तभी तो मुझे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है सर, आप एक बार प्लीज़ काउंट करिए। 23 days, 31 days, plus 30 days, plus 15 days, plus 17 days, plus 2 days, plus 17 days, plus 30 days, plus 22 days, plus 15 days, plus 31 days. This is 233 days. बाकी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 23 plus 31 plus 30 plus 15 plus 17 plus 2 plus 17 plus 30 plus 22 plus 15 plus 31, यस 233 आ रहा है। यानी मैं 2023-24 में 233 दिन 230 डेज रहा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं प्रीवियस ईयर 23-24 में 233 दिन रहा और इंडिया से पहली बार 23-24 में बाहर गया था, यानी पीछे के अगर मैं साल कैलकुलेट करूंगा तो मैं पूरे साल भारत में बना रहा, तो आप मुझे बताइए मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं हूँ? प्लीज़ बताइए रेजिडेंट हुए नहीं। 233 दिन है यानी 182 दिन से ज़्यादा हूँ, तो मैं क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 मैं क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब अगर मैं रेजिडेंट बन गया तो ये चेक करो क्या मैं ROR हूँ या RNOR हूँ, क्योंकि ROR के लिए दो में से दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दो में से दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो आप बन जाएंगे ROR। तो देखिए अब ROR बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अब आप मुझे बताओ मैं इंडिया से पहली बार भारत कब गया था, सॉरी क्या बोलूँ, भारत से बाहर कब गया था? सर आप गए थे 23-24 में, इसका मतलब उससे पहले तो मैं पूरे टाइम भारत में ही था ना। तो क्या 730 दिन 7 सालों में नहीं बन जाएंगे? सर एक मिनट, उस साल को छोड़ के पीछे के 7 सालों में तो आप पूरे टाइम भारत में थे, तो 7 साल में 365 दिन यानी 2555 हो गया। इसमें लीप ईयर 1-2 हटा दो तो 2555 दिन मैं भारत में रहा, जबकि कंडीशन क्या है? 730 दिन। दूसरी कंडीशन 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, मैं तो 10 साल रेजिडेंट था। इंडिया से बाहर तो पहली बार ही गया था ना, और जब भी गया भी तो भी मैं रेजिडेंट ही था, यानी पिछले 10 सालों में 10 बार रेजिडेंट था, 2 से भी ज़्यादा। तो अब आप मुझे बताइए मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर आप तो बड़े प्योर हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बनेगा ROR। आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई गिले शिकवा तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप मुझसे। चलिए इसके बाद के अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपके जो अभी क्वेश्चन कराया था वो उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, लाइक तो आपका एक रेजिडेंट होता है या फिर वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की ये दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अगर फुलफिल हो रही है, चाहे दोनों हो जाए चाहे दोनों में से एक हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंट के बाद आप चेक करिए कि वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या वो ROR है या वो RNOR है। यदि वो ROR है तो ये मतलब ROR कैसे बनते हैं? जब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, जो 7 साल में 730 दिन है उससे ज़्यादा, या पिछले 10 सालों में यानी 7 में 10 सालों में कितने बार? 2 बार कम से कम क्या हो? वो रेजिडेंट हो, तो वो क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। बोलो क्लियर हुई? नहीं तो वो RNOR बन जाएगा, ठीक है। ये था आपका नॉर्मल केस, और इस पर हमने एक रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी करके देख लिया, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ठीक है। बोलो यहाँ तक का हिसाब क्लियर है? यस सर क्लियर। आगे चलिए, तो नॉर्मल केस आपका हो गया। अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस के। दोस्तों ध्यान से सुनना, स्पेशल केस कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। दिस 4 केसेस आर ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए स्पेशल केस क्या है। सबसे पहला केस दे रखा है, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ओनली कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर विल बी वैलिड। समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए क्या होता है कि आप जब किसी शिप पर काम करते हैं, ठीक है, तो आप कहलाते हैं क्रू मेंबर। क्या कहलाते हैं? क्रू मेंबर। अब ये क्रू मेंबर क्या करते हैं, इनकी जो शिप होती है, तो जब इनकी शिपमेंट जाती है तो वो लंबे लंबे समय के लिए शिपमेंट बाहर जाती है। जैसे मान लीजिए मैं शिप के डॉक पे काम करता हूँ, ठीक है, शिप में काम कर रहा हूँ, और वो शिप एक नॉन रेजिडेंट शिप है, या मान लीजिए कि वो इंडियन शिप है, तो वो इंडिया तो बहुत ज़्यादा घूम घाम के आएगी ना, क्योंकि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो समुद्री रास्ते से होता है, और जो शिप की मैक्सिमम स्पीड होती है वो 40 नॉटिकल माइल्स की होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज शिप पे ओवरलोड होता है, सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। पहली बात तो सामान ज़्यादा है
अब अगर चिकनी रोड हो तो अच्छी बात है कि आपके सामान हिलेगा नहीं। अब वहाँ पर क्या है, लहरों पर चलना है तो सामान ऊपर नीचे होगा, तो ऐसे में हम अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो अब क्या होता है कि अगर गल्फ कंट्रीज़ में हमें कोई ट्रेड करना है, लाइक हमें अपना सामान इंडो पैसिफिक में लेकर जाना है, रशिया लेकर जाना है और सऊदी अरेबिया में लेकर जाना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक बहुत ही लंबा रास्ता कॉरिडोर हमें अपनाना पड़ता है समुद्र में। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी शिपमेंट होती है ना, मतलब जो कार्गो उसमें लोडेड होते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचा के वापस आने में लंबा समय लगता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं और ये आमतौर पे लग जाते हैं। तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई इंडियन शिप में, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई इंडियन का सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो मेंबर है किसका, इंडियन शिप का, और वो क्या है, क्रू मेंबर है किसका, इंडियन शिप का। अगर कोई भारत की शिप है, वो बाहर जा रही है लंबे समय के लिए और आप उस पर काम करते हो, क्रू मेंबर हो, वो शिप काफ़ी साल बाद, साल नहीं महीने बाद आएगी वापस, तो ऐसे में हम आपको स्पेशल केस में डाल देंगे, हम आपको स्पेशल केस में डाल देंगे और हम आपको बोलेंगे कि आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ये दोनों कंडीशन आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कंडीशन नंबर 1 है। यानी अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो आप कंडीशन नंबर 1 से ही रेजिडेंट बन सकते हो और किसी से नहीं। यानी आपके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। आ रही बात समझिए, यानी कि अगर मैं इंडियन शिप पे क्रू मेंबर हूं, तो अगर मैं मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा तो उस वक्त मैं कंडीशन नंबर 1 को ही फुलफिल करूंगा, कंडीशन नंबर 2 मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। चाहे मैं कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल भी कर रहा हूं तो भी मैं कंडीशन नंबर 2 से रेजिडेंट नहीं बन सकता, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नंबर 1 है। इसीलिए तो इसे स्पेशल केस में डाला, नॉर्मल केस में नहीं डाला। बोलो बात समझ आइए। तो अगर आप एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं तो आपके लिए कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से ही आप रेजिडेंट बन सकते हो, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से कभी रेजिडेंट आप नहीं बन सकते हो। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद लिखा हुआ है और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये दूसरा केस इसी के अंदर है कि यदि आप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आपको बाहर काम करना है, कोई काम धंधा आपको मिल गया है, तो पहले तो ऐसा होता है जब आप इंडिया छोड़ के काम धंधे के लिए आते हो तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बनवाना पड़ता है आपको, एक स्टूडेंट होता है, टूरिस्ट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी वहाँ पर जॉब मिल गई, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, तब वो आपका वीज़ा बनाया जाता है। तो ऐसे में भारत वालों को तो पता ही चल जाता है कि आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि उस साल, जिस साल आप इंडिया को छोड़कर जा रहे हो क्योंकि आपको बाहर कहीं जॉब वॉब मिल गई है, तो उस साल अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा तो आपके लिए कंडीशन नंबर 1 के ही हिसाब से आप रेजिडेंट बन पाओगे, कंडीशन नंबर 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ आ रही है। तो यही था स्पेशल केस। यानी फिर से पढ़ो, इंडियन सिटीजन, इंडिया का सिटीजन है जो भारत को छोड़, सर अब तो आपने सिटीजन लिखा, हाँ दोस्तों अभी सिटीजन लिखा, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ सिटीजन, आपकी बार सिटीजन लिखा कि अगर आप भारत के नागरिक हो और इंडियन क्रू में काम करते हो, इंडियन शिप में एज अ क्रू काम करते हो और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, मतलब इंडिया छोड़ के नहीं आ रहे, इंडिया में काम के लिए जा रहे हो, फिर वापस आओगे, तो ऐसे में आपके लिए कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल है रेजिडेंट बनने के लिए, कंडीशन नंबर 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कि आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भी उस केस में आपके लिए कंडीशन नंबर 1 से ही आप रेजिडेंट बन सकते हो, कंडीशन नंबर 2 से आप रेजिडेंट कभी बन नहीं पाओगे। तो आपको ये वाला फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। एक बार फिर से पढ़ के देख लो, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बोलो क्लियर है। चलिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये है कि इंडियन सिटीजन है या फिर उसका प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस एंड हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज अप टू ₹15 लाख और लेस। देखिए मेरी बात तो सुनिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन समझो ये क्या होता है। पहले बात तो देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे पेरेंट्स से जब मैं हुआ ना, तो मैं हुआ विदेश में, मैं कहाँ हुआ, विदेश में। अब मैं भले ही विदेश में हुआ बट अगर मैं चाहूँ तो मैं भारत की नागरिकता ले सकता हूँ, इस आधार पे कि जो मेरे मम्मी और पापा हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाद भारत में रहते थे, तो इस आधार पे मैं भारत का नागरिकता ले सकता हूँ, भारतीय नागरिकता को अप्लाई कर सकता हूँ। बोलो बात समझ आई। तो ऐसे वक्त में मैं तो फिलहाल अभी नॉन रेजिडेंट माना जाऊँगा क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, बट क्या है कि मेरे पेरेंट्स जो भारत के ही थे तो मैं माना जाऊँगा कि मतलब उनके लिए कि ये क्या है, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कि कहीं ना कहीं इस भारत से ही मेरा ओरिजिन हुआ है, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन है। बोलो बात समझ आइए। देखिए, अगर या तो मैं भारत का रेजिडेंट हूँ या मेरा
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये जो है ना आपका, ये देखिए प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर मेरा प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया बट स्टिल मैं भारत में आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ? ऐसे ही घूमने आ रहा हूँ, मम्मी पापा को देखने आया हूँ, दादा दादी से मिलने आया हूँ, नाना नानी से मिलने आया हूँ, मामा मामी से मिलने आया हूँ, फूफा फूफी से मिलने आया हूँ, इन सब से मिलने आया हूँ। वैसे मैं रहता विदेश में हूँ, पैदाइश भी मेरी विदेश में हुई है, बट भारत आ रहा हूँ क्योंकि मेरा इंडियन ओरिजिन है यहाँ पर। मैं घर वालों से मिलने आ रहा हूँ, दिवाली खेलने आ रहा हूँ, होली खेलने आ रहा हूँ, वापस फिर चला जाऊँगा। तो ऐसे केस में सरकार ने ये बोला कि देखिए ऐसा है कि आप बार बार आ रहे हैं भारत में, पहले तो आप ये बताइए कि आप फॉरेन इनकम को छोड़ दो, क्या आप भारत से भी कोई इनकम कमा रहे हो? मैंने कहा भाई देखो, जब मेरे पेरेंट्स भारत में रह रहे हैं तो मैंने कुछ ना कुछ तो सेटअप भारत में किया ही होगा ना, तो मैं भारत से भी इनकम कमा रहा हूँ, विदेश से भी कमा रहा हूँ। तो सरकार ने कहा भाई देखो, विदेशी इनकम को हटा दो, तुम ये बताओ तुम्हारे देश की इनकम तुम कितनी कमा रहे हो? मैंने कहा सर ये तो 15 लाख से कम है। सरकार ने कहा देखिए शिवम, अगर आप जो है इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और आप इंडिया विजिट कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, और आपकी इनकम फॉरेन इनकम वाली को हटा के जो नॉर्मल इनकम है, इंडियन इनकम है, अगर वो तुम्हारी 15 लाख से कम है, तो अगर ऐसे में तुम भारत के रेजिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगी। तुम इसी से रेजिडेंट बन सकते हो, इससे नहीं बनोगे। तुम्हारे लिए कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगी। पढ़ो जरा पॉइंट को। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है बट उसका प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत में है, तो ऐसे केस में अगर वो इंडिया विजिट करता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में और उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के अगर उसकी इनकम 15 लाख या उससे कम है, तो ऐसे केस में कंडीशन नंबर 1 से ही वो सिर्फ रेजिडेंट बन सकता है, उसके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। हेलो, क्लियर हुआ? ये 2 स्पेशल केस है जिसमें हम कंडीशन नंबर 1 से ही रेजिडेंट बन सकते हैं, कंडीशन नंबर 2 से रेजिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो बताओ ये 2 स्पेशल केस समझ आ गए। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस नंबर 3 की। स्पेशल केस नंबर 3 क्या बोलता है? देखिए स्पेशल केस नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या आपका कोई इंडियन ओरिजिन रहता है और आप भारत में आ रहे हो, और जब आप भारत में आ रहे हो तो आपकी इनकम जैसे आप 15 से कम थी, आपकी बार केस क्या है कि आपकी इनकम 15 से ज़्यादा है। सब कुछ बिल्कुल मैंने यहाँ पर केस नंबर 3 में सेम लिखा है, सिर्फ एक चीज़ अलग है, इज़ अप टू ₹15 लाख की जगह वहाँ पर लिख दिया मैंने इज़ मोर देन 15 लाख। अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, भारतीय इनकम अगर तुम्हारी 15 लाख से ज़्यादा है, फॉरेन को हटा दो, तो ऐसे केस में तुम्हारे लिए दोनों की दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी रेजिडेंट बनने के लिए, दोनों की दोनों। लेकिन सेकेंड कंडीशन में जो 60 डेज है ना, वो तुम्हारे लिए 120 दिन कर देंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और इंडिया आ रहा हूँ बस घूमने के लिए, या फिर मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से ताल्लुकात रखते थे और अब मैं आ रहा हूँ भारत में घूमने के लिए, और मेरी फॉरेन इनकम को हटा दी जाए तो देशी इनकम मेरी 15 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अगर मैं रेजिडेंट बनना चाहता हूँ तो कंडीशन 1 और 2 दोनों से रेजिडेंट बन सकता हूँ, बट 2 के अंदर 60 डेज वाली चीज़ को 120 डेज कर दिया जाए। 60 डेज वाली डेज को क्या कर दिया जाए? 120 डेज कर दिया जाए, 120 दिन। वही लिखा हुआ है, ये देखिए। इंडियन सिटीजन और प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया हैज कम इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 lakhs। तो इस केस में 180 डेज और मोर वाली कंडीशन लगेगी। दूसरी 60 की क्या लिखा है? 120 दिन या उससे ज़्यादा प्लस 365 दिन पिछले 4 सालों में। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो तो तुम क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। सर एक बताओ इसमें स्पेशल क्या था? अरे दोस्तों स्पेशल ये था कि ये दोनों की दोनों सेम थी, बस 60 की जगह क्या था? 120 डेज। यही तो उसमें स्पेशल है। अरे बोलो बात समझ आई है? यही तो उसमें क्या है? स्पेशल है। चलिए ठीक है, हमें समझ आ गया सर। अब चौथा केस देखिए, बस लास्ट है ये स्पेशल केस में। अब फोर्थ केस ये बोलता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अब इसमें हम ये वाली बात नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, प्लस आप भारत में विजिट करने आते हो, रहने नहीं आते, सिर्फ विजिट करने आ रहे हो, तो कुछ दिन रहोगे बस। तीसरा, आपकी फॉरेन इनकम प्लस इंडियन इनकम में से फॉरेन को हटा दो, अगर तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। सर ये तो आप यही वाला केस तो बोल रहे हो, बस फ़र्क क्या है कि आपने इसमें प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोला, बाकी भी डिट्टो सेम बोला। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ऐड कर दो, अगर आपने कहीं और की कोई नागरिकता नहीं ले रखी है,
कहीं और की कोई नागरिकता नहीं रखी, इवन कोई टैक्स भी कहीं पे नहीं किया, किसी भी कंट्री को कोई टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे केस में आप भारत के रेजिडेंट मान लिए जाओगे और रेजिडेंट के बावजूद भी आप RNOR कहलाओगे। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं क्लियर हुआ, आओ मैं दोबारा समझाऊं। अगर आप भारत के रेजिडेंट हो प्लस आप विदेश से भी पैसा कमाते हो, भारत से भी पैसा कमाते हो, बट जो आपने भारत से पैसा कमाया वो 15 लाख से क्या है, ज़्यादा है। 15 लाख से क्या है, ज़्यादा। आपका कोई मकसद नहीं भारत में बसने का, आप तो सिर्फ इंडिया घूमने के पर्पज से आए हो, प्लस आपने किसी और कंट्री में अभी तक कोई टैक्स नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आप भारत में मान लिए जाओगे, डीम्ड मतलब होता है मानना, मान लिए जाओगे कि आप भारत के क्या हो, रेजिडेंट हो। आप भारत के क्या हो, रेजिडेंट हो, ये मान ली जाओगे। और रेजिडेंट के साथ साथ आप RNOR माने जाओगे। सर ROR क्यों नहीं, क्योंकि आप, हमें पता है कभी कभी घूमने आते हो, तो RNOR मान ली जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट। सर अगर मान लीजिए वो भारत में सिर्फ 2 ही दिन के लिए आ रहा है, तो भी क्या वो RNOR मान लिया जाएगा? हाँ दोस्तों, तब भी वो मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डीम्ड बोला गया है। डीम्ड मतलब माना जाएगा, चाहे वो उतने दिन रहे या ना रहे। पढ़ो जरा। इंडियन सिटीजन आउटसाइड हैज़ कम इंडिया। इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया में रहते हो, बट भारत आ रहे हो सिर्फ किस लिए, घूमने के लिए। तो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें इनकम निकालेंगे, आपकी फॉरेन इनकम को हटा दो। अगर इंडिया से इनकम आपकी मोर देन 15 लाख की हो रही है, तो और इवन आपने कहीं भी कोई टैक्स पे नहीं किया, किसी भी कंट्री में कोई टैक्स पे नहीं किया, लिखा है हु इज़ नॉट लाइबल टू टेक टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में लाइबल नहीं टैक्स देने के लिए, तो ऐसे केस में बाय डिफ़ॉल्ट लिखा भी हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको RNOR मान लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको क्या मान लेंगे, RNOR एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का RNOR मान लेंगे। R तो हो गई और साथ में RNOR मान लेंगे, ROR नहीं मानेंगे। बोलो क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज की क्लास समझ आई आपको? तो आज की क्लास में नॉर्मल प्रोविजन से रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, R कैसे निकालते हैं, फिर ROR या RNOR कैसे निकालते हैं, फिर स्पेशल केस में केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपने देख लिया, प्लस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। सो आई होप गाइस कि इससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए सुनिए मेरी बात, क्लास यहीं पर अभी खत्म हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ ना, मैंने इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए टेलीग्राम पे, आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस उसके नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधा प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, सो दैट आपकी लिखने वाला टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम है प्रोटैक्स अड्डा। नहीं मिलता अगर इनके इस टेलीग्राम पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के भी नोट जैसे ही कंप्लीट होगा ना चैप्टर, वैसे ही मैं वहाँ भी अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा सा वेट करना कंप्लीट होने का, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और इवन GST के, इनकम टैक्स की सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों बताओ इतनी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, so guys, that's about this video lecture series. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।